हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस क्लास में हम नीट के लास्ट 20 ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं और टॉपिक होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि उनको करना कैसे। डिस्कस तो करेंगे करना कैसे उसके बाद में, जैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है तो इसके बाद में आने वाला टॉपिक होगा वो 12th क्लास से होगा। तो ऐसे क्या होगा, हम बैलेंस बनाकर पढ़ाई कर लेंगे, एक 11th का एक 12th का, एक 11th का एक 12th का, और इस तरीके से एग्जाम आने तक अपन सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर देंगे। और जब अपन पूरा कवर कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो नीट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख गया होगा स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। जी के अंदर दिया गया है जी की वैल्यू कितनी है, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर। अरे वही पेंडुलम दिया हुआ है कुल मिलाकर, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर। देखिए 4 के अंदर कोई एरर है क्या, नहीं है। पाई के अंदर कोई एरर है क्या, नहीं है। एल और टी के अंदर हो सकती है। क्या एल में कोई एरर दी रखी है, यस। एल में दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1, टी में दे रखा है टी प्लस 100 प्लस माइनस 1। तो देखिए ये लिखा हुआ कैसे, तो जब भी कोई क्वांटिटी लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है एल, और ये इसकी वैल्यू है प्लस माइनस, उसमें जो एरर है वो कितनी है, 0.1 है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, कितनी है, ये सेंटीमीटर है। बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे टाइम में भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 100 प्लस माइनस 1 दे रखा है क्या, यस 1 सेकेंड। ठीक है, अब जब भी हमें परसेंटेज एरर निकालनी हो तो ध्यान से रखो इसकी पावर कितनी है। बस आपको तो ये देखना है, पावर वाला रूल फॉलो करना है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसलिए पहले आ जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। और क्या आएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 में कोई एरर है नहीं होगी, पाई में कोई एरर नहीं होगी, एल में हो सकती है। एल की पावर कितनी है, 1, तो उससे पहले भी कितना आएगा, 1, डेल्टा एल अपॉन एल, फिर प्लस ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी रहे हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती जाती है। ठीक है अब टी के लिए देखो तो कितना आएगा, 2 डेल्टा टी अपॉन में टी। अरे ये बात समझ आ गई होगी ना, क्या करना होगा जी सर ये डेल्टा जी कितना है और डेल्टा जी बाई जी। अरे आपको पूछा क्या गया है, परसेंटेज एरर पूछा गया है, तो किसी ने जी को ऐसे लिखा हुआ, जी इक्वल टू जी प्लस माइनस डेल्टा जी, तो इसमें परसेंटेज एरर कैसे आएगी, बोलो बोलो, वो आएगी डेल्टा जी अपॉन में जी इनटू में 100 करने पे। तो सर सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है ना, हाँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर इन जी बन जाएगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है, 0.1 डिवाइड बाई 10 इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि क्या जाए, ये परसेंटेज एरर बन जाए। प्लस में 2 इनटू में डेल्टा टी कितना है, ये डेल्टा टी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा टी, ये लिखा हुआ था डेल्टा एल। डेल्टा टी कितना है, 1 डिवाइड बाई 100 इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देख लो, कटा गया, ये कितना है 1 प्लस में ये आएगा 2, तो टोटल कितना आ गया 3%। तो 3% का इसमें क्या है, परसेंटेज एरर, किसमें, जी के अंदर। बस ऐसा ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब भी आगे से आए परसेंटेज एरर के अंदर, अब देखिए आपसे पूछा क्या चाहिए, ऐसे पूछा था कि जी के अंदर एरर बताओ, तब हमें डेल्टा जी निकालना होता, तब क्या निकालना होता, डेल्टा जी निकालना होता, जी के अंदर एरर। अभी परसेंटेज एरर पूछा है तो डेल्टा जी बाई जी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन सबको जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज एरर इन जी बन गया, ये परसेंटेज एरर इन एल बन गया, ये परसेंटेज एरर इन टी बन गया। तो अगर हमें ये भी देता तो भी अपना काम हो जाता, लेकिन अगर वो पूछता कि जी में एरर कितनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ता, ये सब तो कैलकुलेट करना ही पड़ता, डेल्टा जी चाहिए, उसका मतलब हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए। और डेल्टा जी कैसे आएगा, इस जी को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी सर, तो सबसे पहले आपको जी की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर वहां से। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये दे तो क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द डायमेंशन एम एल टी रेस टू पावर -2 ए रेस टू पावर -2, ए यहां पर एम्पियर होगा, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, देखो एम एल टी -2 ए -2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो ये एम है मास, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है, यानी ये बन गया है न्यूटन, न्यूटन बन गया, ये क्या बन गया, न्यूटन, और ये है एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा ये कहां आता होगा, ये आपको सोचना है। अब चारों ऑप्शन दे रखे, कहीं कहीं ना आता ही होगा, जरूर आता होगा, बस ये आपको चेक कर लेना है। देखिए कैसे करना है, यही तो इंपॉर्टेंट है, कैसे करें सर।
ओके, तो पहला ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन किससे लिखते हैं? फाई से, और वो होता कितना है? बी इंटू में ए। ए यहां पर क्या एरिया है, ये वाला ए अलग है, ठीक है, ये एम्पियर वाला मैं ए एम लिख देता हूं, ए एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। चलो बी का आता है क्या? एफ इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला आता होगा बी आई एल। बी आई एल आता है क्या? फोर्स इज इक्वल टू होता है बी आई एल। तो मेरे को तो बी चाहिए ना, तो फोर्स अपॉन आया आई इंटू में एल, और साथ में ये क्या है? लेंथ, ये मतलब एरिया ही तो है, तो एरिया बेसिकली लेंथ का स्क्वायर ही तो होता है ना, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो फोर्स की तो जाएगी न्यूटन, यहां अपॉन में ए स्क्वायर चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है, बिकॉज यहां मीटर भी आ रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या दे रखा है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू में आई, तो एल इक्वल टू कितना आएगा? फाई अपॉन में आई। फाई क्या होता है? बी इंटू में ए अपॉन में आई। बढ़िया। अब एल इक्वल टू बी, अभी अभी मैंने निकाला है, बी कितना आता है? एफ अपॉन में आई इंटू में एल। बी कितना आता है? बी कितना आता है? एफ अपॉन में आई एल, वो मैंने लिख दिया। साथ ही साथ ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए से। साथ ही साथ डिवाइड किससे कर दो? आई से। अब देखो ये क्या है? एरिया, इसको क्या लिख दो? एल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा चेक करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो वो कहां पर आती है? वो होती है म्यू नोट। क्या होती है? म्यू नोट। तो अपन को म्यू नोट चाहिए क्या? तो वो क्या होता है भैया? बी इक्वल टू, अगर किसी का भी फॉर्मूला याद कर लो, म्यू नोट आई अपॉन में 2r। ठीक है, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अब तो हमें क्या चाहिए? म्यू नोट चाहिए। बढ़िया है सर। तो म्यू नोट इक्वल टू आएगा बी इंटू में, 2 से कोई मतलब नहीं है, आर से मतलब है अपॉन में आई, और बी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी को लिख सकता हूं एफ अपॉन में आई एल। तो इसको लिख दो एफ अपॉन में आई इंटू में एल। क्या देखो इसकी और इसकी सेम नहीं होगी? क्या होगी सर? अरे मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, कैंसिल आउट हो गया। ये न्यूटन, ये पर एम्पियर स्क्वायर, यही होगा, यानी अपना आंसर ये हो जाए, ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब थोड़ा सोचिए, अपना आंसर तो आ चुका है सी, लेकिन हमने किया कैसे? देखिए हमारे पास में जब भी बी आ रहा है तो मैं उसको ऐसी चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसका मुझे पता हो। तो याद रखिए, आपको फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंपल्स, इन चीजों के अंदर क्या है? हैबिट है। तो आप इन्हीं के अंदर काम करना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई फॉर्मूला आपको जरूर याद आ जाएगा कि उसके अंदर ऐसा वाला होता है। ठीक है, और ये F इक्वल टू बी आई एल कहां आता है? जब कोई मैग्नेटिक वायर, सॉरी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना आता है? बिल आता है। बस इतना सा, छोटी छोटी चीजें आप याद रख सकते हो। ये मैग्नेटिक म्यू नोट लाने के लिए, मतलब म्यू नोट कौन से फॉर्मूले में आता है? तो म्यू नोट कई फॉर्मूले में आता है, आपको जो भी याद है वो लिख दीजिए, बस सिंपल है, आपका काम हो जाएगा। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूं मैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। अच्छा भाई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो पहला होता है वो तो रेडियन में नापा जाता है, और सॉलिड एंगल किस में नापा जाता है? स्टेरेडियन में। यूनिट तो होती है दोनों की, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मैं बता दूं क्यों होती है। जैसे आप रेडियन को मेजर करते हो, यानी एंगल को, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको अपन रेडियन लिख देते हैं, लेकिन आर्क क्या है भैया? मीटर ही आएगा ना, ये भी क्या है? मीटर ही आएगा ना, तो डायमेंशन नहीं आएगी। यूनिट होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती है, दोनों की यूनिट होती है। एंगल की होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल बेसिकली 3D में बनाया गया एंगल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूं मैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ। आपको लेंथ दे रखा है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का, और वो लेंथ कितनी दे रखी है? 55.3 मीटर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, मेरे पास एक्चुअली क्या है, लैपटॉप है, मैं उसी में देख रहा हूं। पता नहीं, आप जल्दी मुझे शेयर करो इन वीडियो को, ताकि जल्दी से जल्दी क्या जाए, डिजिटल बोर्ड आ जाए, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आ जाए। यहाँ पे एकदम सब कुछ सही से चलता रहे। चलो कोई नहीं, जल्दी आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेंथ कितनी दे रखी है? एल इक्वल टू दे रखा है 55.3 मीटर, एंड बी कितना दे रखा है? वो दे रखा है 25 मीटर। बहुत बढ़िया। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, देखो भैया, जब दोनों को अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे? बोलो, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आने वाला जो आंसर होता है उसके अंदर
वो वाला वैलिड माना जाता है, मतलब उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके अंदर, मतलब रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतने होंगे जितने किसी में न्यून होंगे। मिनिमम देख लो, इसमें कितने हैं एल के अंदर, इसमें है 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 आएंगे। मिनिमम देख लो ना कौन सा। पहला ऑप्शन देखो 138, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं चलेगा। दूसरा 1382, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं चलेगा। तीसरा 1382.5, इसके अंदर कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं चलेगा। अगला देखो 14 × 10⁻², ये हो गया कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले को तो कोई माना नहीं जाएगा, 14 हो गए तो कितने हो गए 2, तो यही करेक्ट आंसर है। बस कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी क्या इसमें, आपको तो ये दिमाग लगाना है क्या करना है। कुछ बच्चे एरिया कैलकुलेट करते रहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अरे नहीं करना भाई, क्वेश्चन किससे पूछा गया ये देखो ना, ये तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चों का प्रश्न हो गया, फिर वो थोड़ी ना पूछेंगे तुमसे, वो नहीं पूछ रहे, वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension। बस डायमेंशन निकालनी है भाई, कुछ नहीं करना। तो E का आपको पता होना चाहिए और G का पता होना चाहिए। E एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, न्यूटन मीटर, अरे ये तो पता है ना। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम ही होती है, और एनर्जी क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां आता है, कहां आता है, F इक्वल टू आता है G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो सर G आएगा न्यूटन, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो सर इसको पुट कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर ऊपर चला गया। सर न्यूटन से न्यूटन गया है ना, सर कुछ मीटर से भी जा रहा है क्या, 1 से 1 गया मीटर, तो ऊपर क्या बच गया, किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर। किलोग्राम का क्या होता है, m की पावर 2, l की पावर -1, t की पावर 0। देख लो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, बी वाला मिल रहा है, हो गया, फिर यही आंसर है। कितना सिंपल कर दिया हमने, बस एनर्जी का लिख दिया, जी को लिख दिया, इस टर्म्स में लिख सकते हैं यूनिट में, फिर जो काटापीटी कर दो कर दिया, फिर जो बच गया उसका डायमेंशन लिख दो, हो गया ना। हम कर कैसे रहेंगे ये थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना। मैं कर दूंगा किसी मेथड से, बट आपको आना जरूरी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये तो पक्के पकाए क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखो, ए स्क्रू गोज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मैन स्केल रीडिंग 0 mm, मैन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 mm, क्या बात है। MSR लिख दिया मैंने, ओके। सर्कुलर स्केल रीडिंग, भाई साहब इसने तो सभी दे दिया, 52 डिवीजन दे दिए, कितने 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कोरिस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसका मतलब है कि आपके पास में लिस्ट काउंट आ चुका है। और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। क्या निकालते हैं, पिच अपॉन में डिवीजन। पिच क्या है भैया, कि जब उसको घुमाया जाता है तो एक रोटेशन में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, पिच। और वैसे इसने सिंपल दिया हुआ कि 1 mm में कितने डिवीजन है, 100, तो ये आएगा 1 mm डिवाइड बाई 100, कितना आएगा 100। ये क्या आ चुका है, लिस्ट काउंट। अब जो रीडिंग लिखते हैं वो रीडिंग क्या आती है, वो आती है MSR, जो कि 0 है, प्लस में CSR, यही तो आती है। MSR तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। CSR क्या आती है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इनटू में कौन सा किससे साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, तो 52 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो लिस्ट काउंट कितना है 1 mm डिवाइड बाई 100 इनटू में 52, तो आंसर आ जाएगा 0.52 mm। क्या आ जाएगा 0.52 mm, यस 0.52 mm। देख लो कौन सा आंसर है। सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको 10 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और करना पड़ेगा। तो जैसे ही 10 का डिवाइड करोगे तो 0.052 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हो गया फिर तो, सिंपल, ठीक है ना, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल भी है, तो मेरे ख्याल से आप इसको सही करोगे। क्या बोल रहा है, इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, FAT क्या है, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी E की जो डायमेंशन आएगी वो F, A और T में लेके आनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आगे जब भी आएगा मैं फटाफट करा दूंगा। तो इसका मतलब है सर मुझे एनर्जी की निकालने वाली है, एनर्जी की क्या निकालने वाले हैं, डायमेंशन, और वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है फोर्स पर, लेकिन हमें पता नहीं है वो फोर्स की पावर कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं फोर्स की पावर होगी अल्फा,
उसके अलावा क्या है वो एक्सेलरेशन ए पर भी डिपेंड कर रही है, मैं मान लेता हूं उसकी पावर आएगी बीटा। उसके अलावा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम की पावर मान लेते हैं कितनी, गामा। ये तीनों चीजें आपको माननी पड़ेंगी इस तरीके से। एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, एफएटी पे, लेकिन पावर कौन सी होगी ये नहीं पता अपन को। अरे स्क्वायर रूट में आएगा कि स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा, ये हमें कुछ आइडिया अभी नहीं है, वो तो हम निकालेंगे ना। अभी कैसे निकालेंगे, इसकी डायमेंशन लिख दो। जो हमारा फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल में क्या क्या आता है भाई मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, उन सब में लिखो। तो ये क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, ये एनर्जी है ना, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा भैया, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अरे जूल हो गया ना, वर्क हो गया ना, वर्क की डायमेंशन बोलो, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। इधर वाले में लिख दो फोर्स। फोर्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। सॉरी, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी सर, ये होता है एम ए, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पावर कितनी आएगी, अल्फा। उसके अलावा ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एल की पावर 1, टी की पावर -2 बीटा। और लास्ट वाला तो टाइम है, तो टी ही रहेगा। ओके, अब देखो इधर वाले को तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 इज इक्वल टू। ये देखिए मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा रहा हूं, वरना तो ये अब तक हो गया होता, ठीक है ना। अगली बार जब करेंगे ना ये ऐसा क्वेश्चन, थोड़ी देर में आने आ जाएगा, डोंट वरी, तब इसको फटाफट निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे, m की पावर कितनी हो जाएगी, अल्फा। l की पावर m देखो इनमें कहीं और है क्या, नहीं है। l की पावर कितनी आएगी, यहां अल्फा आएगी और यहां से क्या आएगी, बीटा। तो क्या बन गई, अल्फा प्लस बीटा। t की पावर देखो यहां कितनी आई, -2 अल्फा, यहां देखो -2 बीटा, और यहां प्लस गामा। सब पावर को ऐड कर दो, देख लो m की पावर सिर्फ अल्फा आएगी, कोई m और नहीं है, इसलिए l की पावर अल्फा आ गई, l की पावर बीटा आ गई, और कोई है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो ही जाती है, ये तो आपको आता होगा। t की पावर -2 अल्फा, t की पावर -2 बीटा, t की पावर गामा, सब कुछ आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, इधर अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। इधर m की पावर कितनी है, 1, और इधर m की पावर है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 1। अगर आप ज्यादा ना ध्यान दो तो सीधा ऑप्शन भी देख सकते हो कि f की पावर कितनी आएगी, 1। सारे ऑप्शन में 1 दे रखा है कुछ लायक छोड़ा ही नहीं हमें। दूसरा, इसका मतलब हुआ कि l की पावर कितनी है, इधर है अल्फा बीटा, इधर है 2, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 2 की। जबकि अल्फा कितना है, 1, तो 1 प्लस बीटा कितना आएगा, 2, यानी बीटा इक्वल टू आ गया 1। तो दो चीज आएगी अपने पास में, तीसरी चीज निकालनी है। तीसरी यहां से निकलेगी, ये पावर कितनी आ रही है, -2 अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, -2 है ना। इधर वाली पावर कितनी है, -2। इस सबको इनके बराबर कर दो, तो देखिए अल्फा और बीटा दोनों एक एक है, तो -2 प्लस गामा इज इक्वल टू -2। एक -2 से एक -2 गया, तो गामा इक्वल टू आ गया 2। तो अपना जो एनर्जी वाला आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, f की पावर अल्फा यानी 1, a की पावर यानी बीटा वो भी 1, और t की पावर 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। वह क्या बोल रहा है, ए स्क्रू गोज हैज लिस्ट काउंट, इस बार लिस्ट काउंट दे दिया, एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच क्या होता है भैया, पिच होती है सर्कुलर स्केल द्वारा एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है। पिच क्या होती है, सर्कुलर स्केल द्वारा एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वही क्या बनती है, पिच। क्या बोल रहा है ये, स्क्रू गोज हैज लिस्ट काउंट दे दिया हमें, क्या दे दिया, लिस्ट काउंट कितना दिया, 0.01 mm। ठीक है, एंड देयर आर 50 डिविजन्स, और डिवीजन कितने, 50। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो, वो सर निकलता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन से, है ना। तो पिच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.01 mm इंटू में नंबर ऑफ डिवीजन, और वो कितने हैं, 50। कितने आ गए, 50। तो मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो कितना आएगा, 0.05 आएगा क्या, या 5 आएगा, जस्ट 5 आएगा, 0.5 mm, 0.5 mm, या बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ भी तो नहीं करना आपको, तो फॉर्मूला याद रखना था। ये क्या है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन्स, किस पर, सर्कुलर स्पेस पे। पिच क्या होती है, एक जो रोटेशन कंप्लीट करता है तो उतनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कौन, सर्कुलर स्केल। बढ़िया भैया, 2 में आ गए फटाफट। देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, इसको ना बिना पेन उठाए भी
करने की कोशिश करेंगे। क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उनको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099। पेन तो मैं आपके लिए उठा रहा हूं, वरना मुझे पता है। देखो बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। ये दोनों, ये सवाल किसका है? माइनस का है, वैसे घटाने वाला है। घटाने के लिए रूल क्या है कि डेसिमल के बाद में जिसके अंदर जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, रिजल्ट के अंदर भी डेसिमल के बाद में उतने ही मिनिमम होने चाहिए। नहीं समझे क्या? चलो बताता हूं। देखो 9.99 है और दूसरा कितना है? 0.0099 है। इसके अंदर दोनों माइनस करने, तो माइनस के अंदर डेसिमल का रूल याद रखो। डेसिमल के बाद में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपके पास जो आंसर आएगा उसके अंदर भी जीरो के बाद में कितने मतलब डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करो 9.98, कितने हैं? 2 है, हो सकता है आंसर। दूसरा देखो 9.980, 3, कितने हो गए? 3, नहीं चलेगा। अगले के अंदर देखो सी में 9.9, यानी पॉइंट के बाद में तो एक ही आया ना, नहीं चलेगा। उससे अगले में 9 पॉइंट के बाद देखो 4 आ गए, नहीं चलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, गठाने की तो जरूरत ही नहीं भाई, है क्या? ना, बिल्कुल भी ना है। ओहो, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस के डायमेंशन। स्ट्रेस क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशरित होता है बेसिकली। तो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। सर ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में जो सर स्ट्रेस का आएगा वो आएगा किलोग्राम, यानी m की पावर 1। सर l की पावर हो जाएगी -1, सर t की पावर हो जाएगी -2। अरे पता चल रहा होगा ना कैसे लिख रहा हूं? ऐसा नहीं है, हवा में नहीं कर रहा हूं, सब कुछ सही सही कर रहा हूं। देख लो, ये होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस यही होता है। फोर्स होता है क्या? न्यूटन, और ये क्या होता है? एरिया मीटर स्क्वायर। तो बस कन्वर्ट कर दिया भाई। और न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? 11 पे आ गए अपन। देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। द वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। हो सकता है किसी बच्चे को सीधा याद हो, बट यहां डाटा अगर अलग दे दिया जो एक्चुअल में होता है उससे, तो आंसर अलग आएगा। तो अपन को दिए हुए डाटा के हिसाब से काम करना है। आप तो ये ध्यान में रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। इतना होता है ना। आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अपने पास में जूल कितना है? वो है 10 की पावर -20 जूल, और जूल की जगह मैं इतना लिख सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या आपका आंसर आ नहीं जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। अरे बना कि नहीं बना? बन तो गया। और ये कितना बन गया? 10 की पावर 19। कुल मिलाकर ये कितना बनेगा? 10 की पावर -1 बनेगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? इसको नीचे ले आओ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 16 बन जाएगा। पॉइंट हट जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा? 16। 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो बस ये आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करना है, लेकिन आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो देखिए, ये है 10⁻⁻20 है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या लिखा हो? 1 इंटू में 10⁻⁻20 जूल। तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा हो गया भैया? सारे हैं तो एक सिग्निफिकेंट फिगर वाली, फिर तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये देख लो यार, ये कितना आ रहा है? ये आएगा 16 का डिवाइड कर दो तो 1 में तो जाएगा नहीं। जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। 1 में तो नहीं जा पाएगा। तो आएगा कितना? देखो मैं कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 16। सबसे पहले आएगा 0 पॉइंट, तो बन गया 10। अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर से आएगा 0, तो बन गया 100। अब जाएगा 0.06। 0.06 बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इन एन एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहा है भैया? बहुत अगेन वही क्वेश्चन आ चुका है जो स्टार्टिंग में किया था। द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x. और x आपको क्या गिवन है बेटा? x है a² b की पावर 1/2 अपॉन में c की पावर 1/3
इंटू में डी की पावर 3 होना चाहिए। ये ठीक तरीके से लिखा नहीं गया मेरे ख्याल से, बट डी की पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन सबके अंदर परसेंटेज एरर दी है, तो भैया ये क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स कैसे लिखना, पावर पहले डेल्टा ए बाई ए प्लस में पावर बी की पावर कितनी है 2, 1/2 डेल्टा बी बाई बी प्लस में पावर कितनी है 1/3, और सब में प्लस आएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल सी बाई सी, अगला कितना आएगा 3 डेल्टा डी बाई, ओके। तो ये कितना आने वाला है बेटा, अच्छा ये अगर मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सब क्या बन जाएंगी, परसेंटेज एरर, और वही तो अपन को निकालना है। तो 2 इंटू में ए में परसेंटेज एरर कितनी देर की है 1% प्लस में 1/2, बी में कितनी देर की है, बी में देर की है 2 3 4, इसमें देर की है 2%, इसमें देर की है 3%, और अगले में देर की है 4%। कैलकुलेट कर लो भैया, ये कितना आएगा 2%, 2 और एक 3, एक ये 4, 4 प्लस 12, 16 हो गया क्या, 16% एरर है भैया, कोई माइनस का ना कर दे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गोज ऑफ लीस्ट काउंट। जो जो गिवन दिया है, जो जो गिवन है बेटा फटाफट लिख दो। एलसी दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, मैन स्केल रीडिंग एमएसआर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया 5 mm, बहुत बढ़िया। उसके आगे एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यानी सीएसआर दे दिया, कितने डिवीजन दे दिए 25 डिवीजन, सीएसआर आ गया 25 डिवीजन। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो ठीक है। above the reference level, above the reference, if screw gauge has zero error of negative zero error दे दी, जीरो एरर भी है, वो कितनी है -0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर। तो बस आपको तो रीडिंग लिखनी आनी चाहिए। रीडिंग क्या होती है एमएसआर प्लस में सीएसआर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को हमेशा नेगेटिव कर देना, वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो होगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। एमएसआर कितना भैया 5 mm, सबको mm में लिख दूंगा या सेंटीमीटर में लिख दूं, ऑप्शन देख लो, सेंटीमीटर में आ रहे हैं ना तो सबको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। हाँ, तो ये कितना बनेगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस में सीएसआर कितना बनेगा, लिस्ट काउंट कितना है 0.001 इंटू में फिर 25। बढ़िया, अरे ऐसे ही निकालते हैं ना, ये क्या होता है लिस्ट काउंट इंटू में नंबर ऑफ डिवीजन जिसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब देखो, जो ये जीरो एरर है वो नेगेटिव है, अपन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 0.04, ये कितना होगा 0.5। अब मैं इसके आगे जीरो ऐड कर दे रहा हूं ताकि मेरे को समझ में जल्दी आए। हाँ, जब इसको 25 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में 1000 का भाग दे दो तो कितना आएगा 0.025 प्लस में 0.004। 25 के अंदर क्या जोड़ना है, 4 ही तो जोड़ रहा है, 25 के अंदर 4 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 29 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 29 जुड़ गया, और ये अब इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 529, 0.529 क्या आएगा सेंटीमीटर, 529 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अरे सिंपल चीज तो है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या बोल रहा है भैया, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी ओ ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज, और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या चार्ज है कुल मिलाकर। अच्छा, इतना कुछ करना पड़ेगा क्या इस बार, ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन को कुल मिलाकर ये देखना है कौन सा एल के साथ मैच हो जाएगा, लेंथ के साथ। तो देखिए पहला ऑप्शन मैं एक बार प्रेफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर जी में से माइनस हो रहा है। माइनस तभी हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी की यूनिट क्या हो सेम हो, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर सकते। तो अभी अपन मान के चल रहे हैं माइनस मतलब सेम नहीं होगी, निकाला तो नहीं है लेकिन निकालेंगे तो भी सेम नहीं आएगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं। जब दूसरे को चेक करने जाएंगे तो 1/c² इंटू में क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है e² अपॉन जी, 4 पाई को तो छोड़ ही दो आप, और साथ में क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, और पावर है 1/2। हमें क्या चाहिए, एक टोटल मिलाकर क्या आनी चाहिए लेंथ आनी चाहिए, यानी इसका जो यूनिट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए मीटर में आना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ 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 लेंथ, ठीक है। तो भैया ये क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया, मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, बढ़िया। और ये क्या होता है चार्ज ही तो है, ये तो चार्ज हो गया, तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, तो Q हो जाएगा I इंटू में टी, ठीक है ना, I इंटू में टी डिवाइड बाई
जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा इनटू में एप्सिलॉन नोट कितना आता है, एप्सिलॉन नोट आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आता है एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा क्यू सी स्क्वायर यानी कुलाम स्क्वायर, ठीक है ना। और क्यू को तो मैं आई इंटू में टी लिख सकता हूं ना, तो इसको लिख दो आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर लिख सकता हूं ना। देखो ये आएगा क्यू स्क्वायर, क्यू क्या होता है कुलाम, और क्यू बेसिकली क्या होता है आई इंटू में टी, तो आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई क्या आएगा न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, क्या आ गया न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट की जगह मैं लिखने जा रहा हूं आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर से तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर चला गया, पावर 1/2 है उसका तो देख लेंगे क्या करना है। साथ ही साथ ये एक से पावर कैंसिल आउट होगी, ये एक टी से टी कैंसिल आउट होगी। बाकी भैया ये किलोग्राम अभी कैंसिल हो नहीं रहा है, मुझे लगता नहीं है, तो अगर ये कैंसिल होगा ही नहीं तो मीटर बच नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो किलोग्राम है ही नहीं ना, तो ये कैंसिल होगा ही नहीं। चलिए अगला चेक कर लेते हैं फिर सी वाला, है ना, हो सकता है इसके अंदर अपना मामला बैठ जाए। हाँ ये इतनी चीजें तो चाहिए मुझे बार बार इन्हीं के अंदर, है ना। मैं फिर से लिख देता हूं आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में T होता है, जहां जहां मैं यूज करूंगा। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो G का क्या बन गया है, G बन गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, मैंने 4 पाई नहीं लिखा है जानबूझ के, उसकी जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन नोट कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा C स्क्वायर, और C स्क्वायर बेसिकली क्या है Q ही तो है, तो उसका क्या आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इनकी जरूरत पड़ती है अपन को, इनका देख लेते हैं। तो सी वाला ऑप्शन चेक करता हूं, तो 1/, ये क्या है सी क्या है मीटर पर सेकंड, तो मीटर यहां पर आ गया और सेकंड ऊपर आ गया, इनटू में क्या चलेगा जी आएगा एक, तो जी मल्टीप्लाई में ही है सीधा सीधा, तो जी की जी ये रहा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर इनटू में। अगला क्या है भैया ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया है, तो ई स्क्वायर क्या है आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है, ई स्क्वायर क्या है आई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, क्योंकि ई बेसिकली क्यू तो हुए, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट तो ये रहा आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर इंटू में न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर से नहीं आया था क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं आया था, ऊपर ही आ गया था। अच्छा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन किलोग्राम वगैरह तो इस बार भी कैंसिल आउट होगा ही नहीं, न्यूटन भी आ रहा है साथ में, है ना, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है, फिर तो डी बचा, वही होना चाहिए, थोड़ा लेंथी तो है। चलिए डी को और देख लेता हूं, 1/c स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में, कुल मिलाकर मीटर बचना चाहिए लेंथ है तो। फिर आ गया जी कितना है, जी कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनटू, साथ ही साथ क्या है ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट की पावर 1/2, तो ई स्क्वायर ऊपर है ना, तो क्या बनेगा आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, बस अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट कितना बनेगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पावर तो 1/2 चल ही रही है, कोई समस्या नहीं है। आई स्क्वायर टी स्क्वायर से आई स्क्वायर टी स्क्वायर गया, सबसे अच्छा चीज तो यही हुई इसमें। बाकी अच्छी चीज भी देखते हैं, जैसे सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ ये न्यूटन है तो उसको क्या लिख सकते हो, वैसे न्यूटन स्क्वायर हो गया, न्यूटन स्क्वायर हो गया, और वो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा किलोग्राम का स्क्वायर, साथ ही साथ क्या बनेगा मीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ सेकंड की पावर 4 बन जाएगी, इनटू में ये किलोग्राम स्क्वायर तो पहले से ही बैठा है, साथ ही साथ ये न्यूटन का तो मैंने स्क्वायर कर ही दिया ना, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर ये रहा, तो मीटर की पावर 4 और पावर 1/2। थोड़ा कोशिश करते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये कितना बच गया मीटर की पावर 6 डिवाइड बाई सेकंड की पावर 4, तो ये है सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, तो ऊपर है मीटर की पावर 6 की आधा करोगे तो कितना आएगा मीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड की पावर कितनी है 4, उसका आधा करोगे तो कितना आएगा सेकंड स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा, फाइनली बचा कितना मीटर आंसर, बस हो गया। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, दोबारा आ गया है। क्या बोल रहे हैं, प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल, फंडामेंटल आ गया, अल्फा बीटा गामा वाला करेंगे ना अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी आपको लेंथ किस किस में लेके आना है। एक तो प्लांक कांस्टेंट h के अंदर, तो मैं मान लेता हूं h की पावर अल्फा। उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भैया, स्पीड ऑफ लाइट मतलब c या v लिखा है यहाँ पर, यहाँ v लिखा है तो v लिखूंगा, v की पावर बीटा। और तीसरा क्या है g की पावर गामा। तो देखो ये क्या होता है, इधर सिर्फ और सिर्फ ये तो लेंथ है ना, तो l की पावर 1 आएगी, m की पावर कितनी रहेगी 0, और t की पावर भी कितनी रहेगी 0, इज इक्वल टू h। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, E इज इक्वल टू कितना होता है h, फोटोन मतलब एनर्जी होती है ना किसी भी वेव की। ओके, तो किसी लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो उसकी जो एनर्जी है वो उससे निकालती है। तो यानी ये हो गया जूल, और ये क्या होता है, ये तो सेकंड इनवर्स होता है, ये तो क्या होता है सेकंड इनवर्स। तो h इक्वल टू E अपॉन में f। तो h की जो यूनिट डायमेंशन आएगी वो क्या होती है, इसकी तो होती है भैया जो वर्क की होती है यानी न्यूटन मीटर, और ये क्या हो गया पर सेकंड, ये क्या होता है पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स, तो ऊपर चला जाएगा सेकंड। यानी इसमें जो आता है वो आता है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 आता है। अब ये सेकंड ऊपर चला गया तो पावर 1 कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां रखने वाला हूं मैं m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1 की पावर अल्फा, और ये तो है ही, तो मीटर पर सेकंड होता है स्पीड, तो मीटर पर सेकंड, l की पावर 1, t की पावर -1 की पावर बीटा, और अगेन ये आ गया कौन g। तो g क्या होता है, अभी अभी तो देखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद हो गया ना इसलिए। तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो जरा, किलोग्राम से किलोग्राम गया, और क्या बन गया है, ये बनेगा m की पावर -1, साथ ही साथ बनेगा l की पावर 3 और t की पावर -2, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं इधर m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 की पावर गामा। बस कुछ नहीं करना है, अब तो कंपैरिजन बाकी रह गया है। इधर देखो m की पावर कितनी बनेगी, अल्फा बनेगी, इसमें कुछ नहीं है, उधर क्या बनेगा माइनस गामा, ठीक है। l की पावर इधर बनेगी 2 अल्फा, इधर बनेगी बीटा, और उसमें कितनी बन जाएगी l की पावर प्लस में 3 गामा, ठीक है जी सर। t की पावर इधर बनेगी माइनस अल्फा, इधर बनेगी माइनस बीटा, और लास्ट वाले बनेगी माइनस का 2 गामा। बस कंपेयर कर लो, ये m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 से कंपेयर कर लो, तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आ गया, बढ़िया है। उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इधर ही। उसके बाद देखो ये कितना है, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 है तो 1 आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0, क्योंकि टी की पावर इधर 0 है तो उधर भी कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहां समझ आ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा होगा, ठीक है ना। और यहां देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू, ओके। तो एक चीज है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा, इसको मैं अल्फा लिख सकता हूं क्या, तो जहां जहां आपको गामा दिखाई दे रहा है उसको भी आप अल्फा लिख लीजिए। तो वैसे अगर आप देखो तो अल्फा और गामा सेम आएंगे, यानी h और गामा मतलब h और g दोनों की पावर क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। पहले में सेम है, दूसरे में सेम है, लगभग हर एक में तो सेम ही दे रखी है, तो अपन फिर ऑप्शन चेक नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा ही तो लिख दूं, क्योंकि गामा भी तो अल्फा ही है, तो मैं लिख देता हूं 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ओके जी। अगर इसको ध्यान से लिखोगे तो कितना बन जाएगा 3 अल्फा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 अल्फा, क्योंकि ये अल्फा लिख गया मैंने, प्लस में बीटा इक्वल टू 0, घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो कितना बनेगा 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, और अल्फा आया तो गामा भी अपने आप आ गया, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। अब किसी के अंदर भी रख दो वैल्यू, अपने आप बीटा भी निकल जाएगा। तो जैसे इसके अंदर लिख देता हूँ तो कितना आएगा 1/2 प्लस बीटा प्लस में 1 बराबर 0 है, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बीटा की वैल्यू। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अंडर रूट, मतलब ये तो दोनों अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, कौन कौन से, h और g, तो h और g तो अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। बाकी प्लस में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि प्लस में नहीं आएंगे, प्लस में भी आएंगे। जैसे देखो मैं लिख देता हूं क्या आएंगे, अंडर रूट h और g, साथ ही साथ नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई c, क्योंकि उसकी पावर -1/2 है ना, नहीं -1/2 नहीं, सॉरी 3/2 है, माइनस का 3/2 है,
-1/2 नहीं, माइनस का 3/2 है, तो इसकी पावर -3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ c की पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सोचना था और कुछ नहीं, कई बार हो सकता है कैलकुलेशन के अंदर अटक जाओ, तो आपको अटकना भी नहीं है, फटाफट कर लेना है। चलिए अगेन वही क्वेश्चन है, क्या इसको कराने की जरूरत है क्या? देखो जरा, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, ईटा दे रखा है, रो दे रखा है, आर दे रखा है, तो बस ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया, रो दे दिया, डेंसिटी दे दी, एंड क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, बस कुछ नहीं करना, क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वो आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे वो चीज डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा स्टोक्स के फॉर्मूले से जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है, v इक्वल टू कितना होता है, 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर वी, ये आता है फोर्स, बेसिकली ये क्या आता है, फोर्स आता है, ठीक है। तो यहां से ईटा निकल जाएगा, ये सारी चीजें मतलब बार बार वही करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं। अगेन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम नहीं करेंगे क्योंकि फटाफट निपटा देंगे। इसका अगला क्वेश्चन भी तो वही है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, F/L होता है, यानी न्यूटन पर मीटर होगा, और उसको किस किस में लिख देना है, E की पावर अल्फा, V की पावर बीटा और T की पावर गामा, बस इन सबको लिख दो, इनका ऐसा यूनिट अल्फा बीटा कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा, बस हो गया। ये क्वेश्चन बार बार, उससे अगला 18 वाला, एफ वी एन टी टेकन फंडामेंटल, तो मास के लिए लिखना है, इस बार इधर क्या कर दो, मास, मास क्या होता है, किलोग्राम होता है, बेसिकली एम की पावर कितनी होती है, 1 होती है, सबको लिख दो, वही सेम टू सेम चीज है, यहाँ बस फोर्स आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है यार, हम इतना चेंज तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, फटाफट भी हो जाएगा अपने, मैंने मेथड समझा दिया कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होनी चाहिए किस किस की, जैसे इंपल्स और सरफेस टेंशन, नहीं देखो इंपल्स जो होता है वो तो क्या होता है, मोमेंटम ही होता है बेसिकली, और सरफेस टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर होता है बेसिकली, और ये क्या होता है, इंपल्स पर सेकंड होता है वैसे, ठीक है ना, इंपल्स पर सेकंड, तो नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे ये तो। दूसरा क्या, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो डी तो दोनों में सेम आ गया, लेकिन ये तो सेम नहीं है, ये तो फोर्स नहीं होता है, ये तो मोमेंटम होता है, ये फोर्स होता है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। वर्क एंड टॉर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी दोनों क्या हो गए, सेम, ये आंसर हो गया फिर बस सिंपल सी चीज थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये एक बार फिर से आ चुका है, इसको हम 2-3 बार तो पहले कर चुके हैं, चलो एक बार और करा देता हूँ, अगली बार आएगा तो नहीं करूंगा मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में सी डी, परसेंटेज एरर इन P बतानी है, P इज इक्वल टू कितना है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में सी डी, और सब में परसेंटेज एरर दे रखी है, तो परसेंटेज एरर इन P कितनी आ जाएगी, तो देख लो सीधा लिख रहा हूं, 3 गुणा ए के अंदर परसेंटेज एरर प्लस में 2 गुणा बी के अंदर प्लस में सी की परसेंटेज प्लस में डी की, क्योंकि इनकी तो पावर कितनी है 1 1, तो ए में कितनी दे रखी है 1 2 3 4, सीधा ही दे रखा है, तो 3 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 3 प्लस में 4, कितना हो गया 7 दूनी 14, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 माइनस 1/2, अच्छा ये तो आपको पता होगा, स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो कितनी होती है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब आपको पता है, और आपको दिया क्या है, पावर -1/2, तो सेम टू सेम चीज दे रखी है, क्या पूछ रखा है, तो डायमेंशन यानी मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड क्या होता है, LT-1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये तो मतलब देखते ही हो रहे हैं, तो अब तो देखते ही हो रहे हैं, स्पीड बना लीजिए मेरे साथ में। अगला क्या है, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके है, वेलोसिटी के, बढ़िया है। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट, तो ये फोर्स आ जाएगा क्या, F इक्वल टू केवी क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या बनेगा, देखो K इक्वल टू क्या बनेगा, F/V बनेगा, और न्यूटन क्या होता है भैया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर गया, एक से भी चला जाएगा तो पावर बचेगी -1, क्या बना, किलोग्राम सेकंड इनवर्स, क्या बनेगा, किलोग्राम सेकंड इनवर्स, किलोग्राम सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन 23, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज कितना दे रखा है, 4 दे रखा है क्या, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो डेंसिटी दे रखी है वो कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। मतलब कि जो अपना स्टैंडर्ड है ना वो बदल गया है, ठीक है ना। अब इस बार अपन स्टैंडर्ड किसको मानेंगे, 10 सेंटीमीटर को मानेंगे, और ग्राम में कितने को मानेंगे, 100 ग्राम को मानेंगे। तो D इक्वल टू, तो चलो इसको 100 ग्राम को मनाना है तो मना लो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी कर दो, इनटू में सेंटीमीटर कितने को मना रहा है, ये 10 को मना रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर लिखूंगा, लेकिन है तो क्यूब ना, तो 10 की पावर 3 बाहर आएगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये स्टैंडर्ड बन चुका है, टिचुक टिचुक कट गया, कितना आया 10 चौका 40, 100 ग्राम अपॉन में 10 सेंटीमीटर क्यूब, 40 आंसर आ जाएगा, 40 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन फिर से रिपीट हो गया है, तो कर नहीं लिया क्या, क्या तो नहीं है लेकिन रिपीट हो गया, मुझे लगता है या तो रिपीट हुआ या उस ईयर में रिपीट हो गया, सेम टू सेम LT पावर -1, ठीक है ना। हाँ, डायमेंशन ऑफ, ये वाला जो अपन कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage errors in measurement of the distance and the time are even and e2 respectively. The percentage error in the estimation of g is. अच्छा, तो वो फ्री फॉल करवा रहा है ना, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एच एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, तो यू तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। अरे यस और नो बेटा, तो अपने को जी चाहिए, तो जी इक्वल टू में से किस में चाहिए, परसेंटेज एरर इन जी में चाहिए, तो जी इक्वल टू क्या जाएगा, एच अपॉन में टी स्क्वायर। अब देखो जरा, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर इवन एंड डी2, तो परसेंटेज एरर इन जी कितनी आ जाएगी, जितनी परसेंटेज एरर है इसके अंदर एच में दे रखी है E1 प्लस में 2 टाइम्स हो जाएगी E2। क्यों भाई, क्योंकि देखो अभी कितनी बार कर चुके हैं, इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी बाई जी, पावर पहले आ जाती है, डेल्टा एच बाई एच प्लस में पावर पहले तो 2 डेल्टा टी बाई टी, बस बात खत्म हो गई। ये दे रखा आपको E2, ये दे रखा आपको E1, बस लिख देंगे तो E1 प्लस 2 E2, E1 प्लस 2 E2, E1 प्लस 2 E2, ऑप्शन बी। कभी भी माइनस नहीं आएगी, एरर कभी माइनस आएगी नहीं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, जब आपको पता लग जाएगी 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, यानी 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, 2 ही होंगे, तो उनके अंदर आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। मैं साबित भी कर सकता हूं कैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर चारों में रोल ही है बेटा तो मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वो तो परमिटिविटी होगी किसकी, फ्री स्पेस की, एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बनता है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या बन गया है, एनर्जी डेंसिटी, क्या बन गया है, एनर्जी डेंसिटी, और वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, बस बात खत्म हो गई। तो डायमेंशन निकाल दो, क्या डायमेंशन, डायमेंशन क्या भाई, ये क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अरे इसका डायमेंशन तो मुझे पता ही है, एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2, और इसका आएगा एल की पावर 3, तो पावर ऊपर चला जाएगा तो एल की पावर -1 बन जाएगा, एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, if the dimension of a physical quantity as given is m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, abc दे दिया बस, then the physical quantity will be, velocity कब बनेगी, वेलोसिटी बनेगी जब बनेगी मीटर पर सेकंड, यानी a इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं देख सकते। एक्सेलरेशन के अंदर देखो, एक्सेलरेशन के अंदर भी a 0 होना चाहिए, क्योंकि मास है ना, मास का कोई टर्म नहीं चाहिए, चलो नहीं होगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके अंदर a 0 दे दिया, नहीं चलेगा। लास्ट वाला प्रेशर, प्रेशर तो फिर बच गया, तो वही आंसर करेक्ट हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है तो मीटर की पावर -1 आ जाएगी, यानी a की पावर 1, b की पावर -1 और c की पावर -2, बस खत्म। अरे हो गया ना। देखिए पहले 2 ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर a दे रखा है, यानी मास आएगा, जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में मास आता ही नहीं है। फोर्स के अंदर मास आता है लेकिन यहाँ a 0 दे दिया, इसलिए मैंने तीनों को लिखा ही नहीं, सीधा ही पता ही लग रहा है ना मुझे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, एरर किसमें, मेजरमेंट में आ गई है भैया, किसके, रेडियस के, स्फीयर की। द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द वॉल्यूम, तो देखो आपको पता है परसेंटेज एरर, इसका मतलब है आर को किसने नापा होगा, वो आया होगा आर नोट प्लस माइनस डेल्टा आर। तो परसेंटेज एरर इन आर वो कैसे निकाली होगी, डेल्टा आर बाई आर नोट इंटू में 100 करके निकाली होगी। हमें इतना ज्यादा देखना नहीं है, हमें देखना है कि डिपेंडेंसी क्या है वॉल्यूम की। v इज इक्वल टू आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू, ये तो कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, पावर पहले बस डेल्टा आर बाई आर, और ये आपको गिवन है। परसेंटेज एरर कितनी देर की है, 2, तो वॉल्यूम में कितने की आ गई है, 6% की एरर आ गई है, बस खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। इसमें से आपको बताना है 5 दे रखे हैं, इनमें से किसी 2 के डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो सबका डायमेंशन लिख दो ना, आंसर फटाफट आ ही जाएगा, और क्या। तो देखिए पहला दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है भैया, तो सबको मैं उसी में लिखता हूँ, यूनिट लिख लेता हूँ ताकि अपन को पता भी लग जाए। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अब फोर्स क्या होता है, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर अपॉन में मीटर क्यूब, तो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ये बात समझा रही है, पहले की क्या आई, यानी पहले की यूनिट निकल गई तो डायमेंशन अपन लिख सकते हैं। चलो दूसरे की लिखो फिर। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब यूनिट लेस भी है क्वांटिटी, तो इसकी तो कुछ भी नहीं आएगी, बढ़िया बात है सर। तीसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये होता है कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, वी अपॉन, नहीं सॉरी सी अपॉन वी। सी क्या होता है, वैक्यूम स्पीड, किसकी, लाइट की। वी क्या होता है, मीडियम स्पीड। तो ये दोनों क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, 2 और 3। तो डायमेंशन इक्वल नहीं है, मतलब ये तो डायमेंशन लेस हो गए ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल है। अगला आता है यंग मॉडुलस, चौथा। यंग मॉडुलस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 और 4 दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ चुके हैं अभी तक, तो ये दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो नहीं आने वाला, अलग आता है। आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्या यूज करता हूं, F इक्वल टू बिल यूज करता हूं मैं, है ना। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स कितना होता है, बिल होता है। तो यहाँ एफ बी निकालोगे तो क्या आएगा, न्यूटन अपॉन में एम्पियर मीटर आएगा। तो ये दो इक्वल है, फर्स्ट एंड फोर्थ। पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया, सही है। चलो आगे बढ़े फिर, अरे फटाफट निपटा दूंगा मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब जेई के कंपैरिजन में ना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये है कि लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो ज्यादा आते हैं, तो आपको एक्टिव रहते हुए इन क्वेश्चंस को अगर ठीक तरीके से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत जाएगा, बशर्ते आपने एक बार अपने नोट्स को ठीक तरीके से कर रखा हो और इन सारे क्वेश्चंस को अगर एक बार आपने रिवाइज कर दिया ना यार, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको ठीक तरीके से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। पहले नोट्स देख लो, फिर इनको देख लो। और हाँ, आपको पीडीएफ मिल ही रही है, मतलब टेक्स्ट फाइल मिल ही रही है, तो पहले उसके अंदर देख लो, जो डाउट आ रहा है वहां जाके देख लीजिए। सीधी सी बात है, सिंपल, अपना टाइम भी बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस का चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ एम, एल, टी एंड आई, करंट की फॉर्मेट चाहिए। कोई नहीं, अपन निकाल देंगे, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। तो देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर, जो फॉर्मूले आपको याद है ना, लिखते जाइए, आपका बहुत सिंपली निकल जाएगा। R इक्वल टू आएगा V अपॉन में आई। आई तो मुझे चाहिए लेकिन V नहीं चाहिए, आई चाहिए, MLT आई के अंदर आई है लेकिन V नहीं है। तो मुझे पता है कि V इक्वल टू होता है E इंटू में D, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद होगा आपको। कोई और दूसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए अगर याद नहीं आ रहा। आपको याद होगा W इज इक्वल टू QV, ये भी होता है, कोई नहीं, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो V इक्वल टू अपन E इंटू में D लिख सकते हैं। और E क्या होता है, F इक्वल टू QE, आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, F इक्वल टू QE। आप सिंपली ये करते तो ज्यादा अच्छा होता, चीज वही आने वाली है, F इक्वल टू QE। तो E इक्वल टू कितना आ गया, F अपॉन में Q रख दो, V इज इक्वल टू आया F अपॉन में Q इंटू में D। F इंटू में D क्या बन गया, W, क्या बन गया, W बन गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, W। तो ये देखो W अपॉन Q, वही लिख सकते थे, एक ही तो बात थी, आपको जो मर्जी लिखना। लेकिन अपन W के अंदर, वर्क के अंदर, इंपल्स के अंदर, मोमेंटम के अंदर, फोर्स के अंदर, वेलोसिटी के अंदर, इन सब में लाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब का अपन को पता है, इसलिए। तो R इक्वल टू क्या बन गया, W अपॉन Q इंटू में I। और Q इक्वल टू कितना होता है, IT। अरे I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू हो गया IT। तो R इक्वल टू आएगा W अपॉन में
आई स्क्वायर इंटू में टी, ठीक है। और ये क्या है, न्यूटन मीटर है ना, हाँ ये तो क्या है, न्यूटन मीटर है, तो इसको मैं लिख देता हूं न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो न्यूटन मीटर के लिए न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम क्या है सेकंड, बस हो गया। अब तो जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, किलोग्राम का मतलब हो गया m की पावर 1, एल क्या होगा, मीटर होगा, मतलब जहां जहां मीटर होगा तो मीटर की पावर कितनी बनेगी 2, इसका मतलब है एल की पावर कितनी बनेगी 2 बनेगी, ठीक है जी। टाइम की पावर कितनी बनेगी, ये ऊपर जाएगा तो पावर एक और माइनस हो जाएगी, यानी पावर कितनी बनने वाली है -3, और आई ऊपर जाएगा तो -2। देख लो आई की पावर -2 किसमें, पहले में तो आई नहीं है, दूसरे में आई की पावर -1 है, चौथे के अंदर आई की पावर -1 है, और तीसरे में आई की पावर -2 है। इसका मतलब ना वही आंसर हो गया, बाकी सब मैच कर सकते हो, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, एकदम सही आंसर है। हाँ आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए, बस किसी को भी एडे तरीके से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, आ सकता है कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालिए, कैपेसिटेंस की डायमेंशन यानी सी की डायमेंशन आपको निकालनी है। सर फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, कैसा आ रहा है, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, बस सी निकालना है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू इक्वल टू क्या होता है IT, क्या होता है IT, और V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू, क्या होता है W अपॉन क्यू, और Q तो यही बन गया IT का स्क्वायर, सबका पता लग गया ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। RC की निकालो, ऐसे पूछूं मैं RC की निकालो, तो अगर किसी बच्चे को याद है तो RC क्या आता है, RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC आता है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन या यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी सेकंड, और डायमेंशन आएगी सिर्फ t की पावर 1, बस हो गया है ना, किसी के निकालने की जरूरत नहीं है। कल को मैं L अपॉन R पूछ लूं तो वही सेम चीज आने वाली है, कितनी सेकंड, क्योंकि वो भी टाइम कांस्टेंट है LR सर्किट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ता हूं मैं, क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b अपॉन में t प्लस c, v इक्वल टू at प्लस में b अपॉन t प्लस c, बहुत बढ़िया। where a b and c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b and c, a b c क्या चाहिए डायमेंशन, अगर इधर वेलोसिटी है तो पक्की बात है इधर भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनकी क्या हो, डायमेंशन इक्वल हो, सही सी बात है, मतलब वो तो कंडीशन होनी चाहिए ना। अच्छा वेलोसिटी है तो इधर भी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी ना, यानी अगर ये मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब हुआ ये पूरा मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन यहां दो तो जुड़ रही है ना, ऐड हो रही हैं, और ऐड तभी हो सकती हैं जब वो क्या हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। इसका मतलब ये दोनों जुड़कर क्या बनाने वाली हैं, वेलोसिटी बनाने वाली है, तो ये भी खुद वेलोसिटी है और ये भी क्या है वेलोसिटी, इसका मतलब ये खुद क्या आने वाला है मीटर पर सेकंड, और ये भी क्या आने वाला है मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिए, निकालने की कोशिश करते हैं, यहां 80 इक्वल टू क्या आएगा मीटर पर सेकंड, तो a इक्वल टू क्या आएगा मीटर पर सेकंड तो था ही, साथ में ये t मतलब क्या है सेकंड, तो सेकंड आ गया, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तुम्हें क्या मिल गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल चुका है, यानी ए की डायमेंशन मिल गई, एक्सेलरेशन आता है बिल्कुल बेसिकली, तो ए का डायमेंशन क्या आएगा, एल की पावर 1 टी की पावर -2, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये टी के अंदर कुछ जुड़ रहा है, टी के अंदर कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब वो जुड़ तभी सकता है जब वो क्या हो, सेम हो, यानी टी मतलब सी की डायमेंशन क्या आने वाली है, या सी की यूनिट क्या आने वाली है, सेकंड। जो टी की है जुड़ेंगे तभी ना जब दोनों क्या रहेंगे सेम, तो सी और टी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि सी भी क्या आने वाला है, टी की डायमेंशन आएगी, सीधी सी बात है। अब देखिए इसको लिख दो b अपॉन सेकंड, क्योंकि नीचे ये सेकंड है ना, t के साथ आ रहा है इसलिए क्या है सेकंड है, इज इक्वल टू बनना क्या चाहिए मीटर पर सेकंड, अरे बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो b क्या बन गया है मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, l की पावर 1 बन जाएगा। देख लो जरा मैच कर लो, l की पावर 1 t रेस्ट पावर -2, उसके बाद में पहला LT, देख लो कौन से के साथ मैच कर रहा है, b के साथ मैच कर रहा है क्या, जी हाँ b के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल बी के साथ मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच हो गया, बस सही है। ऐसे आपको करना है, तो देखो दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके क्या हो, यूनिट्स वगैरह सब सेम हो, फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम ही है, सीधी सी बात, तो वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी, अगर इक्वल में भी लिखा है तो, ऐसा तो है नहीं कि वेलोसिटी इक्वल में वर्क लिख दिया, ना 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 ना, वो तो होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, ये बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच और MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ सुना सुना सा सब लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR² नहीं आती क्या, बिल्कुल बिल्कुल MR² आती है। सर ये भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, E इक्वल टू क्या आता है HF, हाँ फ्रीक्वेंसी आती है तो H आता है, सर H आएगा तो H क्या जाएगा E/F, क्या आएगा E अपॉन में F आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर।
फ्रीक्वेंसी है, इनटू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर। जी सर, अच्छा तो ये क्या बन गया है, ऊपर वाला क्या बन गया है, ये बन गया है न्यूटन मीटर। क्या बन गया है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन को भी ठीक तरीके से लिख दो, वो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में मीटर। बढ़िया। और ये क्या है, सेकंड इनवर्स है। ये क्या है, सेकंड इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में होती है, सेकंड इनवर्स होती है। इनटू में ये क्या है, किलोग्राम, मास। तो इनटू में आर स्क्वायर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, किलोग्राम से किलोग्राम गया, एक मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया। अब ये देखो जरा, एक पावर से एक पावर भी कैंसिल आउट हो गई, यानी क्या बचा, सेकंड इनवर्स बच गया, यानी 1/सेकंड बन गया। और 1/सेकंड क्या बचता है, एफ ही बचता है। क्या बचता है, एफ, बस और कुछ नहीं आएगा। क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। क्या बात कर रहे हो, ये ई एम आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया क्या पूरा, हो तो गया, क्या ही कर सकते हैं, हो तो गया। देखो न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू मीटर आ गया, ठीक है। और ये क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। सही तो है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसका मतलब 1/सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1/सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये टाइम क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी की एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी आने वाली है। 1/सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आता है। बस हो गया काम, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। वाह, जी की डायमेंशन पूछती भाई। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2, यानी मास का स्क्वायर m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगी, न्यूटन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन लिख दो, तो डायमेंशन के लिए पहले इसको लिख दो। ये वो क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। एक किलोग्राम से किलोग्राम गया, तो जो डायमेंशन आएगी वो क्या जाएगी, वो आएगी m की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है सर। l की पावर, मीटर देखो, मीटर की पावर 3 हो गई, तो पावर 3 हो जाएगी, टाइम की पावर -2, m की पावर -1 कौन से होगा इस ऑप्शन में, पहले में ही है, बस पहला ही हो गया, फिर करेक्ट। देख लो, l की पावर 3 आ रही होगी, t की पावर -2 भी आ रही होगी, सही है, हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो एफ इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यूनिट के लिए Q1 Q2 की यूनिट रखो, ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, आर की यूनिट मीटर होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो ये एप्सिलॉन नॉट को तो इधर भेज दो, बाकी ये दोनों कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या बचा, Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ इंटू में आर स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगी, ये बनेगा कुलाम स्क्वायर, ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लो, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आ रहा है, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट क्या था, एच था ना, ई इक्वल टू क्या आता है, एच एफ। तो एच आता है ई बाई एफ, तो ये तो जूल बन गया वैसे, है ना, जूल। और ये क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जूल सेकंड बनेगा। क्या, अरे ये तो पता ही है, एच क्या होता है, जूल सेकंड ही होता है, क्यों लिखा मैंने, छोड़ो। एनर्जी के इक्वल है क्या, ना, एनर्जी के इक्वल लेंगे। क्या मोमेंटम के इक्वल आ रहा है क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, या पावर क्या आ रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। देखो पावर के तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां जूल पर सेकंड होना चाहिए था, तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तो मोमेंटम में आता है P इक्वल टू आता है mv, ये आता है ना, ये होता है किलोग्राम, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, जो जूल होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर, तो होता है न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एक पावर -1 कर दो, कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, यहाँ किलोग्राम मीटर का स्क्वायर आंसर था, नहीं आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, यानी अगर r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा एग्जैक्टली, यानी ये किसके डायमेंशन क्या है, ये किसकी यूनिट के इक्वल आएगा, एंगुलर मोमेंटम की इक्वल आएगा। ओके ओके ओके। 36 वाला देख लो, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। कौन सा पेयर की डायमेंशन इक्वल नहीं है, एनर्जी और टॉर्क। एनर्जी और टॉर्क इक्वल होती है भाई, इक्वल नहीं है, अपने को तो वो देखना है जिनकी इक्वल नहीं है, इक्वल वाले को देखना भी नहीं है। चलो तो देख लेते ऐसा क्या है। तो पहला क्या है, एनर्जी एंड टॉर्क, तो ई एंड टॉर्क। तो ई की क्या होती है, ई की होती है सर न्यूटन मीटर, इसकी भी क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी क्या आता है, न्यूटन मीटर, इक्वल है। इसलिए मैं बोल रहा था दोनों क्या आएगा, इक्वल। फोर्स एंड इंपल्स, ये तो अलग अलग चीज होती है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है इंपल्स,
अपॉन में टाइम होता है, यही होता है ना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो दोनों इक्वल कैसे हुई, ये तो इक्वल नहीं है, तो यही आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, अभी भी निकाला है, अभी भी निकाला है, इसका मतलब वो हो गया। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनल होता है और स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी ये भी सेम है। कुल मिलाकर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड इसी के साथ ये अपने 20 वर्षों के, यानी पिछले 20 ईयर्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चन से, जो अपन पहले पीएमटी होता था या सब नीट के, सब हो गए। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, अरे है ना भाई, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए और कैसे करना है। अगर वो चीज आपको पता लग गई दोनों की दोनों, फिर आपका इजीली हो ही जाएगा। ऐसा क्या है, आराम से हो ही रहा है ना। हाँ, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लो इसको, अच्छे से देख लो, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन करो तो पहले पोज कर लीजिए कि कैसे मैं करूं खुद से। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो पहले पोज करिए, फिर उसको आराम से सोल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देख लीजिए कि हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, सर कैसे कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ वैसे सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।